हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो रिक्वेस्ट दी गई थी इकोनॉमिक सर्वे को कराने के लिए, तो इकोनॉमिक सर्वे में मैं सबसे पहले आप लोगों को इंडस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं करा दे रही हूँ। और इस वीडियो में इंडस्ट्री के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 9320634901। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर आज शाम तक के लिए बसंत पंचमी का डिस्काउंट कूपन लगाया गया है, तो बस 3-4 घंटे तक और है वो कूपन। इसको आप अवेल कर लें और अपने कोर्सेज को जरूर परचेज करें। और जो लाइव कोर्सेज चल रही हैं वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइव कोर्सेज। यूजीसी नेट की नई बैच शुरू हुई है। उड़ीसा के एएसओ की क्लास चल रही है। ग्रेड 1 आरपीएससी की क्लास चल रही है। तो इन क्लासेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन डाउनलोड माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले इंडस्ट्री, ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें ग्रोथ दिखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। और ग्रोथ ड्राइवर्स मतलब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके ग्रोथ के कारण पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा गया है। तो इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की गई है। ग्रोथ ड्राइवर्स में मतलब इंडस्ट्री के ग्रोथ को बढ़ाने में सबसे पहला हाथ जो है, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। सबसे पहला जो ग्रोथ ड्राइवर में है ऑटोमोबाइल। मतलब जो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स आप लोग खरीदते हो, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिसके कारण से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो स्टूडेंट, मैं पहले भी बोर्ड पर लिखती थी तो आप लोगों के कमेंट आते थे, मैम इससे थोड़ा सा छोटा लिखिए। तो मेरी नॉर्मल हैंडराइटिंग यही है, जस्ट बी विद दैट। ठीक है। थर्ड पर फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो हमारी दवा उद्योग है, मेडिसिन। तो इन सारे सेक्टर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि उद्योग में जो विकास देखा गया है उसमें उसके विकास में किन किन क्षेत्रों का योगदान है, और आपको छांटने के लिए दे दिया जाता है, तो उसमें से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, खैर ये पीडीएफ में अपलोड कर ही दूंगी। ग्लोबल बैकग्राउंड में देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में काफी ज्यादा परसेंटेज है चाइना का, 28.8%। दो डाटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम वैश्विक परिदृश्य देखें, इसमें विनिर्माण क्षेत्र की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और विनिर्माण क्षेत्र में दो देशों की तुलना की गई है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में। भारत की तुलना चीन के साथ की गई है। तो चीन का जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, वैश्विक परिदृश्य पूरे विश्व में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें चीन का क्या हिस्सा है, तो चीन का 28.8% है। और भारत ओनली 2.8%। ठीक है, तो ये आंकड़े भी याद रखिएगा, क्योंकि देखो खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है और यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, इसमें डाटाज बहुत पूछे जाते हैं। और मैंने हमेशा का ट्रेंड देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा डाटा उठाया जाता है, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो डाटाज होते हैं उनसे भी पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेज से आपके लिए टेक अवे क्या हुआ,
भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखी गई है, और ग्रोथ ड्राइवर्स में कौन आएंगे? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एंड शेयर ऑफ चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is 28.8% and share of India in manufacturing sector is only 2.8%. नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शेयर ऑफ वर्ल्ड एमवीए इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो देखो चाइना का शेयर बहुत ज्यादा है और इंडिया का बहुत ही कम है। चाइना के बाद अगर हम बात करें, नंबर 1 पर यहाँ पर आपको चाइना दिख रहा है। चाइना के बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो सेकेंड नंबर पर यूएस दिख रहा है, थर्ड पर जापान, है ना। तो ये 3 देश जो है विनिर्माण क्षेत्र इनका काफी ज्यादा विकसित है। ठीक है, और इंडस्ट्री वैल्यू एडेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी ग्लोबल इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं। देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हमारी जीडीपी होती है ना, जीडीपी के दो भाग होते हैं, एक होता है जीवीए और दूसरा होता है शेयर ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब सकल मूल्य वर्धन। कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीवीए में? लाइक एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का कितना है जीडीपी में। तो ये जो जीवीए है ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया की तुलना की गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ब्लैक कलर विल बी गुड। देखो क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना परसेंट है। तो चाइना का जीवीए जो है बहुत ज्यादा है, नंबर 2 पर, नंबर 1 पर दिख रहा है, और इंडिया का जीवीए कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। इंडिया का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड कंपैरेटिवली मजबूत है। थर्ड पर हम चले, ट्रेड्स ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई। एमएसएमई मतलब लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग। स्टूडेंट मैंने इंग्लिश में ही लिया है क्योंकि हिंदी में बहुत ही मुश्किल शब्द हो जाते हैं और उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं इंग्लिश टू हिंदी फटाफट कर देती हूँ और आपके लिए जो टेक अवे पॉइंट्स हैं वो भी बताती चलूंगी। तो लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग, इनके बारे में भी अब हम बात करें। लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया का। एग्रीकल्चर के बाद इसी का स्थान है भारत में, नहीं तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी देखी जाती है। बहुत सारी जनता जो है या तो कृषि में रहती है या फिर एमएसएमई में रहती है। ठीक है, लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग। तो देखो इसमें ट्रेड्स की बात की गई, ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई फाइनेंसिंग थ्रू टाइमली पेमेंट। एमएसएमई को क्रेडिट के लिए सुविधा दी जा सके, इसके लिए ट्रेड्स की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये करता क्या है, पोस्ट शिपमेंट विदाउट रिकोर्स, बायर्स क्रेडिट वर्दिनेस। अगर एमएसएमई के द्वारा अपनी किसी वस्तु को आयात या निर्यात की बात हम कर रहे हैं, तो जो निर्यात कर रहा है या जो आयात कर रहा है, अगर एमएसएमई के द्वारा किसी चीज का, किसी भी वस्तु के लिए अगर उनको क्रेडिट की जरूरत है तो उनको क्रेडिट मिले या नहीं मिले। क्रेडिट वर्दिनेस मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने लोन लिया, आप लोन लौटा पाओगे या नहीं, ये भी बहुत जरूरी बात होती है। तो ट्रेड्स का यही काम है, वो लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग की क्रेडिट वर्दिनेस मतलब उनको लोन दिया जा सके, इसको बताते हैं, इसको एंश्योर करते हैं। इसके अलावा इनका जो भुगतान है एनपीसीआई के तहत, एनपीसीआई मतलब जो भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, एनपीसीआई क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला फॉर्मेशन है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत आप फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उसके द्वारा भुगतान की फैसिलिटी की बात ट्रेड के द्वारा की जाती है। एमएसएमई के कुछ आंकड़े मैं आपको लिखवा दूं स्टूडेंट। सबसे पहला आंकड़ा एज ऑफ नवंबर 26,
ठीक है, जो आंकड़ा दिया गया है नवंबर 26, 2024 का आंकड़ा, ठीक है। एमएसएमई में कुल रोजगार कितने लोगों को दिया जा रहा है? एमएसएमई के द्वारा दिया जा रहा कुल रोजगार जो है ये 23.24 करोड़। ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये पूछा जाता है लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग में कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो नवंबर 26, 2024 के आंकड़ों के अनुसार ये है 23.24 करोड़। याद रखना भी इजी है, 23, 24 है ना। इस बार मैंने देखा है बजट में भी और जो भी आंकड़े हैं, डिजिट बहुत ही याद करने लायक है ना। इनकम टैक्स वाले के स्लैब में भी देखो 5, 10, 15 ऐसे आंकड़े आए हैं, और इसमें भी एमएसएमई के आंकड़े भी देखो 23, 24। याद करना कितना इजी है, और मैंने 3 बार इसको बोल दिया तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुल रोजगार 23.24। और एमएसएमई में पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, पंजीकरण को सुविधाजनक बनाया जाए, मतलब अगर किसी को एमएसएमई में लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग में पंजीकृत होना है तो उसको सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार के द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन, सरकार के द्वारा उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ये कोई नया नहीं है, ये आज से 5 साल पहले ही हो चुका है। इस पोर्टल की शुरुआत जुलाई 2020 में हुई थी, लेकिन इसको दोबारा से मेंशन किया गया क्योंकि उद्यम पोर्टल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और इसमें रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये 2 आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो पुराना है लेकिन ये आपको पता होना है, क्योंकि बीच में काफी खबरों में भी था। इसमें रजिस्ट्रेशन अच्छे से बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही है उद्यम पोर्टल के आने के बाद से। और एमएसएमई के द्वारा दिया गया रोजगार, कभी कभी होता है आप लोगों को एग्जाम में छांटने के लिए दे दिया जाता है ना, कि आपके पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इन ऑप्शंस में क्या सही है और क्या गलत है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, जो पंजीकरण पोर्टल है, वो कब शुरू किया गया था, या वो कौन सा पोर्टल है जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया था, कब खोला गया था। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट की, एमएसएमई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझते हो ना, प्राथमिकता पर लोन देना है ना। प्राथमिकता पर लोन देना है, आरबीआई के निर्देश है कि आप लोगों के द्वारा, मतलब बैंकों के द्वारा जो भी लोन दिया जा रहा है उसमें से प्रायोरिटी सेक्टर को पहले लोन दिया जाए, और प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई भी आता है। अब आ गया आपका फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवा उद्योग। ये भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और खासकर कोविड-19 के टाइम में कोविड-19 के टाइम में इसमें काफी ज्यादा सुधार भी देखा गया था। एंड देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, दो आंकड़े इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया रैंक्स 4th इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज। पूरे विश्व में, विश्व बाजार में भारत का स्थान, भारत का 4th पोजीशन है, 4था स्थान है, ठीक है। नंबर 4th पर इंडिया चल रहा है। तो अब है कि नंबर 1, 2 और 3 पर कौन है। तो इंडिया रैंक्स 4th, फॉलोइंग जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। नंबर 1 पर है जापान, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का। इंडिया का पोजीशन जो है 4th है। नंबर 1 पर दवाई उद्योग में जापान है, चाइना है और द साउथ कोरिया का पोजीशन है।
अच्छा, अब देखो यूनिडो के अनुसार 5 फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स दवाइयों के उत्पादन में यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, ये यूनिडो के अनुसार दिया गया है। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जैसा आप प्रोडक्शन का ट्रेंड देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे यहाँ काफी तेजी से बन रहे हैं और मेक इन इंडिया का काफी ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, मेक इन इंडिया आने के बाद से इस उद्योग ने भी काफी ज्यादा प्रगति की है, तो ये इससे साफ दिख रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, अब हम देखें इसका उत्पादन कितना रहा है। उत्पादन जो है 9.52 लाख करोड़, ठीक है, और एनुअल ग्रोथ रेट या वृद्धि दर 17.5 करोड़। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट की, बहुत ही अच्छा आंकड़ा आया है कि कंट्री हैज आल्सो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इट्स डिपेंडेंस ऑन स्मार्टफोन इंपोर्ट। हमारे द्वारा स्मार्टफोन का इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता था कोरिया से, जापान से, चाइना से, लेकिन मेक इन इंडिया का ये प्रभाव देखा गया कि इंडिया ने अपने इस स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ा दिया कि हमारी निर्भरता बहुत कम गई। 99%, अभी देखो 99% नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। कितनी बड़ी बात है, हम लोग जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें 99% हमारे अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ग्रोथ रेट को देख रहे हो तो मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के चलते के कारण से ये इम्प्रूवमेंट आई है। दो प्रोग्राम की बात यहाँ पर की गई है, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ स्टूडेंट। दो प्रोग्राम को इसमें कहा गया है कि इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक मेक इन इंडिया और दूसरा प्रोग्राम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल इंडिया। इन दो प्रोग्राम्स के कारण ये स्मार्टफोन की जो क्रांति आई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है, जो सीधे आप कंज्यूम कर सकते हो, एंड कैपिटल गुड क्या होता है, जो कंज्यूमर गुड को बनाने में आपको मदद कर देता है। तो कैपिटल गुड प्रोडक्शन भी आगे बढ़ रहा है, पिकअप ले रहा है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, इसके बहुत ही ज्यादा आंकड़े दिए गए हैं। जो रासायनिक उत्पाद क्षेत्र है, शेयर उसका केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन द जीवीए ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी निर्माण उद्योग है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग, उसका जो जीवीए मतलब सकल मूल्य वर्धन, विनिर्माण क्षेत्र में इसका योगदान कितना है। विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र का योगदान तो कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर, दो मूल्य हम लेते हैं ना, स्थिर मूल्य मतलब इसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है, स्थिर मूल्य पर 9.5%। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अराउंड 45% ऑफ पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, 45% इन वस्तुओं को हम आयात करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इज अ हाई प्रायोरिटी, क्योंकि इनकी मांग हमारे देश में बहुत ज्यादा है। किसकी, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर की। रासायनिक जो भी खाद है, रासायनिक जो भी वस्तुएं हैं, उनकी मांग बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ पूर्ति उतनी नहीं हो पाती, तो इनका हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और लगभग 45% हमारी डिपेंडेंसी इस मामले में फॉरेन पर है। ठीक है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। अब इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी की भी बात है।
स्टील सेक्टर, इसमें आप आंकड़े देख सकते हो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फिनिश्ड स्टील, थोड़ी सी तो कमी आई है, देखो थोड़ा सा डाउन गया है। एंड सेक्टर वाइज अब देखो अप्रैल से नवंबर तक के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। स्टील एंड क्रूड स्टील और फिनिश स्टील दोनों की बात की गई है। क्रूड स्टील, इसका जो प्रोडक्शन है वो 3.3%। क्रूड स्टील का उत्पादन 3.3%, और जो तैयार इस्पात है या फिनिश्ड स्टील है, इसका उत्पादन 4.6% रहा है। ठीक है, ओके। अब एक चीज इसमें और भी है स्टूडेंट, इंडिया हैज बीन अ नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 25। डिक्लाइन इन इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश स्टील, हम इसका आयात तो करते हैं, लेकिन एक चीज आप देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ग्रोथ, स्टील की जरूरत क्यों पड़ती है भारत में, इनफैक्ट किसी भी देश में स्टील की जरूरत पड़ती है अवसंरचना निर्माण से ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे रोड बन रहा है, पुल बन रहा है ना, डैम बन रहे हैं, उन सब में स्टील की जरूरत है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, भारत में अवसंरचना निर्माण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए भारत में स्टील का डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, के सवाल तो कैसे भी हो सकते हैं कि अगर हमारे देश में स्टील की मांग बढ़ रही है तो वो किन कारणों से बढ़ रही है, तो अवसंरचना निर्माण में तेजी आ रही है, जिसके कारण से ये ग्रोथ जो है, ये जो डिमांड है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए हम स्टील जो है बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोर इनपुट इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री। 87% of the cement industry is concentrated in the state of Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, MP, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, UP, Chhattisgarh, ओडिशा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो जो सीमेंट उद्योग है, देखो सीमेंट उद्योग काफी रिवाइव किया है। सीमेंट उद्योग के बारे में मैं बताऊं तो 2019 में जो भारत में स्लोडाउन चल रहा था, उसका एक कारण सीमेंट उद्योग में कम प्रोडक्शन भी था, बहुत ही कम प्रोडक्शन था। सीमेंट उद्योग काफी घाटे में जा रहा था, और वहां से उठकर सीमेंट उद्योग की प्रगति आप देख सकते हो, है ना। और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में भी दिया गया स्टूडेंट। तो ये मैप काफी छोटा है, मैं आपको इसको लिख करके बता दूंगी। जो सीमेंट की स्थापित क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इन 5 क्षेत्रों में इसको बांट करके रखा गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 197, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या अधिस्थापित क्षमता, सीमेंट उत्पादन की सबसे ज्यादा क्षमता जो है, ये आप देख रहे हो साउथ वाले एरिया में है ना। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं क्षमता जो है, दक्षिण के क्षेत्र में तेलंगाना, और इनकी क्षमता जो है 197.97 MTPA, ठीक है। इसमें तेलंगाना शामिल है, तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, कर्नाटक के साथ केरल और आंध्र प्रदेश AP। तो सबसे ज्यादा अधिस्थापित क्षमता के साथ ये साउथ के स्टेट हैं सीमेंट उत्पादन में। नंबर 2 पर इनका 197.97 है, नंबर 2 पर है 132.32 नॉर्थ में, है ना। नंबर 2 पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JNK, ठीक है। तो इसमें नथिंग मोर टू डिस्क्राइब, आगे बढ़ेंगे हम। रीसेंट डोमेस्टिक डेवलपमेंट, रीसेंट डोमेस्टिक डेवलपमेंट में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वार्टर वाइज दिखाया गया है। मॉस्पी के आंकड़े ये हैं, मॉस्पी ने बताया है कि
एक जो हमारा 2022 से 23 के चार क्वार्टर की बात की जाए तो इसमें काफी उतार चढ़ाव इन उद्योग में देखे गए। 23 से 24 में भी काफी उतार चढ़ाव देखे गए और धीरे धीरे करके जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें तेजी आ रही है और 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उद्योग में काफी वृद्धि देखी जा रही है। अच्छा, एमएसएमई के बारे में एक और जो रिपोर्ट है स्टूडेंट, इसमें एक वर्ड है चैंपियंस। ठीक है, चैंपियंस वर्ड कहाँ से है? गवर्नमेंट एमएसएमई से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं, लाइक एमएसएमई के पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, एमएसएमई के जो भी ग्रीवांसेस हैं उनके लिए एमएसएमई समाधान और एमएसएमई चैंपियंस, इन दोनों की सरकार के द्वारा, इन दोनों पोर्टल की सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी और उनको अच्छे से रन कराया जा रहा है। तो चैंपियन का पूरा नाम क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी एब्रिविएशन दिए जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो चूंकि लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग के लिए दो पोर्टल्स की बात यहाँ पर की गई है, एक पोर्टल जो मैंने आपको बताया समाधान और दूसरा चैंपियन, मतलब इनसे जुड़े किसी भी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए समाधान पोर्टल और चैंपियन पोर्टल को खोला गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल का जो जीवीए है हमारे, मतलब इनका जो योगदान है सकल मूल्य वर्धन 11% है। ठीक है, इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट और इसके साथ रैंक सेकंड ग्लोबली इन कॉटन। कपास में सेकंड रैंक पर है। ठीक है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। सूती वस्त्र का निर्यात करने के, सूती वस्त्र निर्यातक में भारत का स्थान 6 नंबर पे है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और एक टाइम पे ऐसा भी था कि भारत से इतना ज्यादा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था कि यूएस के द्वारा एमएफए लाया गया था, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट लाया गया था। अगर आप लोग इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़ते हो एंड न्यूज़पेपर से अपडेट रहते हैं तो एमएफए के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इंडिया का शुरू से, स्टार्ट से ये जो कमांड है वो रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है देखो कॉटन, टेक्सटाइल एंड कारपेट्स, शेयर ऑफ कंपोनेंट इन इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो ये है स्टूडेंट आपको इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देती हूँ, तो वहां से आप लोग उसको ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक सर्वे का है एंड बजट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के अलग अलग से, जैसे एमएसएमई के बारे में आप जानना चाहते हो बजट में क्या किया गया है, तो ये छोटे छोटे पोर्शन में करके मैं आपको अलग से ला करके जरूर दूंगी। That's all for today. Thank you. Thanks for watching. Bye bye.